मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मल्टीवर्स के एपिसोड 2 के साथ मैं हाजिर हूं। एपिसोड 1 में हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देखा था। ये एक ऐसी टॉर्च लाइट है जिससे हम माजी में देख सकते हैं। इन माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए हम यूनिवर्स की पैदाइश को भी जांच सकते हैं और ऐसा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी यूनिवर्स में माजी में क्या क्या होता रहा है। CMB के जरिए ही इस वीडियो में मैं आपको मल्टीवर्स की तरफ लेके जाऊंगा। इससे हमें पता चलेगा कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती हैं। हमें एक प्रिडिक्शन करने में आसानी हो जाएगी। बिग बैंग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ जब हमारी यूनिवर्स बनी। जब यह धमाका हुआ तो कुछ अरसे के लिए, सेकंड के बहुत छोटे से के लिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हुई और उसके बाद हमारी यूनिवर्स नॉर्मल रेट पर एक्सपेंड करती रही। हम जब भी सैटेलाइट के जरिए आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें ये सारे स्टेप नजर आते हैं। हम ये डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और अपना मॉडल बनाते रहते हैं। गोया कि अभी तक हमने बहुत कम डेटा कलेक्ट किया है, पर हम अपना मॉडल आहिस्ता आहिस्ता बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने उस मॉडल को दिखाया है। इसमें आप देखें, ब्लैक कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह है जहां का डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। एंड पर आपको प्लाज्मा स्क्रीन नजर आ रही है। ये CMB रेडिएशंस हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं। और रेड कलर में आपको वो डेटा नजर आ रहा है जो कि आप बना चुके हैं। इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक मसला ये भी आता है कि हमारे पास जितनी भी टेलीस्कोप्स हैं वो सारी की सारी एक रुख पर आसमान में एक छोटे से हिस्से को फोकस करती हैं। अगर हमने पूरे आसमान से हर तरफ से डेटा कलेक्ट करना है तो ये टेलीस्कोप उसके लिए ठीक नहीं है। मैक्स टैगमार्क MIT के रिसर्चर हैं और वो एक ओमनी डायरेक्शनल रेडियो एंटीना, रेडियो टेलीस्कोप बना रहे हैं जिसमें 128 एंटीनास को एक लाइन में या मल्टीपल लाइंस में लगा दिया जाता है और वो सारे डेटा, सारी स्पेस से डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना होता है। अब आप सिर्फ एक तरफ को फोकस नहीं कर रहे आसमान पे, बल्कि आप पूरी कायनात का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और यह डेटा बहुत ज्यादा होता है। 20 GB पर सेकंड का डेटा होता है जिसके पीछे बहुत ज्यादा सर्वर्स काम कर रहे होते हैं और इस डेटा से हम अपना मॉडल बना रहे होते हैं। इस डेटा से हम बिग बैंग को भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बिग बैंग के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। हमें नहीं पता बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, बिग बैंग के बाद क्या हुआ था, उसका भी हमें अभी कुछ अरसे पहले पता चला। एलन गुथ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो बिग बैंग पर काम कर रहे थे और 1980s में उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जिसमें वो ये रिसर्च कर रहे थे कि पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स, बल्कि सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल कैसे मार्जे वजूद में है, कैसे बने। और जब वो अपना मॉडल बना रहे थे मैथमेटिकल तो उनके सामने कुछ नई चीजें आई और उसमें से एक चीज इन्फ्लेशन की थी। उनके मैथमेटिक्स ने उनको बताया कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद सेकंड के बहुत छोटे हिस्से तक यूनिवर्स ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। बहुत तेजी से यूनिवर्स बड़ी हुई और उसके बाद यूनिवर्स नॉर्मल रेट पे ग्रो करने लगी। पर इन्फ्लेशन क्यों हुई? एलन गुथ के मैथमेटिक्स ने उनको यह बताया कि कुछ अरसे के लिए एक फोर्स पैदा हुई जिसे हम रिपल्सिव ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है जबकि रिपल्सिव ग्रेविटी उल्टा काम करती है। ये इतनी पावरफुल फोर्स थी कि ये एक मॉलिक्यूल को लेके गैलेक्सी बना सकती थी। पर क्योंकि ये बहुत कम वक्त के लिए पैदा हुई इसलिए इसने हमारी यूनिवर्स को बहुत ज्यादा बड़ा किया, ग्रो करवाया। गुथ की इन्फ्लेशन थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता था, इसलिए साइंसदान बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हमने मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी और हमने CMB फिंगरप्रिंट्स लिए पूरी स्पेस के। गुथ का यह कहना था कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो CMB की टेम्परेचर प्रोफाइल के साथ बिल्कुल मैच करेंगी। अगर आप CMB पैटर्न को देखें तो जहां पर आपको रेड कलर नजर आ रहा है ये हॉटस्पॉट है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ब्लू कलर का टेम्परेचर कम है। और ये हमें बताते हैं बिग बैंग के बारे में, बिग बैंग कैसे हुआ। तो 2001 में WMAP सैटेलाइट ने जब अपना डेटा भेजा वो डेटा बिल्कुल मैच कर रहा था गुथ की प्रेडिक्शंस के साथ और उससे यह भी साबित हुआ कि इन्फ्लेशन हुई थी। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और गुथ को इस पर बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया गया। CMB के मैप को भी 2 सैटेलाइट्स के साथ क्रॉस चेक किया गया और वो बिल्कुल एक जैसा मिला, जिससे ये पता चला कि हमें काफी ज्यादा पता चल चुका है बिग बैंग का और उसके बाद होने वाली जितने भी स्टेप्स हैं उनका। पर गुथ यहां पर ही नहीं रुका। गुथ ने इसके लेक्चर्स देने शुरू कर दिए।
गूथ के लेक्चर सुनने वालों में से एक और रशियन साइंटिस्ट एलेक्स वेलेनकीन भी थे। उनके लिए रिपल्सिव ग्रेविटी बहुत मायने रखती थी और वो ये सोचते थे कि जो इन्फ्लेशन हुई वो रुकी कैसे। वो बड़ा अरसा इस चीज को सोचते रहे। उनके नजदीक यूनिवर्स का मॉडल एक बबल की तरह है, पानी के बबल की तरह है। तो मल्टीपल यूनिवर्स जो होंगी वो पानी के बबल्स की तरह इधर उधर जा रही होंगी, वो आपस में भी टकरा रही होंगी और वो एक बबल से दो बबल भी बन रही होंगी। एक दिन एलेक्स के जहन में एक ख्याल आया और उनको ये महसूस हुआ कि उनको पता चल गया है कि इन्फ्लेशन क्यों रुकी। उनका यह ख्याल था कि इन्फ्लेशन रुकी नहीं, हमारी स्पेस में हर वक्त इन्फ्लेशन हो रही होती है। इसका मतलब यह है कि हर जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर बिग बैंग भी हो रहे होते हैं, क्योंकि बिग बैंग के बाद ही इन्फ्लेशन होती है। तो अगर एक जगह इन्फ्लेशन रुकती है तो वो किसी और जगह हो रही होती है और इस मॉडल को कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन का मॉडल। इस मॉडल से यह पता चलता है कि मुख्तलिफ जगहों पर यूनिवर्स हैं और कोई यूनिवर्स इन्फ्लेट कर रही होती है, कोई नॉर्मल ग्रोथ कर रही होती है, कोई यूनिवर्स खत्म हो रही होती है, पर टोटल इन्फ्लेशन जो है आपकी तमाम स्पेस में एक जैसी रहती है। एलेक्स के इस ख्याल को पहले तो लोगों ने पसंद नहीं किया। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्पेस को अगर हम देखें तो हमें पता है कि स्पेस में ऐसी एनर्जी मौजूद होती है जो स्पेस को एक्सपेंड करवाती है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहां पर हमारे पास बहुत सारा स्टैटिक चार्ज है और ये स्टैटिक चार्ज जब स्पेस में इकट्ठा हुआ है, ये एनर्जी इकट्ठी हुई है, तो इससे एक स्टैटिक डिस्चार्ज भी होगा, वो एक आर्क की सूरत में होगा, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और जैसे ही ये बिग बैंग हुआ तो इसके साथ ही एक यूनिवर्स पैदा हो गई और वो यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि हमारी यूनिवर्स ने पहले सेकंड में इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेशन आनी है और उसके बाद उसने नॉर्मल रेट से बढ़ना है। ये ऐसे ही है जैसे बादलों की बात करते हैं तो उनमें स्टैटिक चार्ज होता है और फिर हमें स्टैटिक डिस्चार्ज नजर आता है, जो कि बिजली की सूरत में हमें मुख्तलिफ जगह पर नजर आता है। तो क्या हमारी स्पेस में भी मुख्तलिफ डिस्चार्ज हुए होंगे? जी बिल्कुल, हमारी स्पेस में मुख्तलिफ डिस्चार्ज होंगे और उनसे मुख्तलिफ बिग बैंग होंगे और मुख्तलिफ यूनिवर्स पैदा हो रही होंगी। वो यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होंगी। कुछ यूनिवर्स इन्फ्लेशन टाइम में होंगी, कुछ यूनिवर्स इन्फ्लेशन टाइम से गुजर चुकी होंगी, जैसे कि हमारी यूनिवर्स है। और इसी तरीके से एलेक्स ने यह भी बताया कि कुछ यूनिवर्स आपस में टकरा रही होंगी और कुछ यूनिवर्स ऐसे होंगे जो डिवाइड होकर एक यूनिवर्स से दो यूनिवर्स बन रही होंगी। अब आप ये पूछेंगे कि क्या हम इन यूनिवर्स को देख सकते हैं? फिलहाल हम इन यूनिवर्स को नहीं देख सकते, क्योंकि इनके अंदर जो रोशनी है, क्योंकि यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रही है, तो उनके अंदर की रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही। हम इन यूनिवर्स के बारे में एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यह भी मुमकिन है कि इन यूनिवर्स के फिजिकल लॉज बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे हमारे यूनिवर्स से। हो सकता है इनमें से किसी यूनिवर्स में सूरज जमीन के गिर्द घूमते हों, तो इन यूनिवर्स में लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो डिफरेंट होंगे और इन यूनिवर्स से अभी तक लाइट हम तक नहीं पहुंच सकी, जिससे हम इन यूनिवर्स को देख नहीं सकते। इटर्नल इन्फ्लेशन पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। कुछ लोग इसके हक में बात कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। पर वक्त के साथ साथ और ऐसे टूल्स हमारे पास आ रहे हैं और ऐसी थेरीज आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि शायद एक से ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं। हम उन ख्यालात को, उन थेरीज को अपनी अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। नबील अहमद ने हमसे 2 सवाल पूछे हैं। मैं चाहूंगा कि इन सवालों के जवाब आप यानी मेरे व्यूअर्स दें। इसी तरीके से मैं हर हफ्ते जो सवालात आप मुझसे पूछेंगे उनमें से कुछ सवालों को यहां पर लगाऊंगा और जो लोग उनका सही जवाब देंगे उनके नाम को भी अगली वीडियो में मेंशन करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों सवालों के जवाब जरूर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और इसको दूसरों तक भी पहुंचाइएगा।